हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये चल रहा है रूट बैच, जिसमें मैं आपको एकदम रूट से एकदम बेसिक से पूरा कंप्लीट जनरल साइंस का सिलेबस करवा रही हूँ रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपना जनरल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी आप मेरे इस कोर्स की मदद से पढ़ सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें। आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये हमारे रूट बैच का सेकंड वीक है। फर्स्ट वीक में मैं आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर यानी कि सेल पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो भी आपके रेलवे के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। इस सेकेंड वीक में मैं 2 क्लासेस पहले दे चुकी हूँ आपको एटम्स की। आज के दिन एटम की तीसरी क्लास है और इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊंगी वो हैं जैसे कि मोल कंसेप्ट, वैलेंसी और कुछ एक आध चीज़ जो रह गई थ्योरी में वो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से होंगे? रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर एक आध चीज़ कुछ मिस भी हो गई है तो वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मेन फोकस आज क्वेश्चंस पे ही रहेगा क्योंकि थ्योरी बहुत कम बची है इस क्लास में कवर कराने के लिए, है ना, क्योंकि बाकी सब मैं करवा चुकी हूँ, है ना, प्रीवियस 2 क्लासेस में। अगर आपने एटम्स को नहीं देखा तो आप फर्स्ट और सेकंड क्लास जाके देख सकते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है थॉट ऑफ द डे से। तो चलिए देखते हैं क्या है। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो थॉट है अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज करके आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई एक चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चलो मान लो पढ़ाई का ही एग्जाम्पल ले ले कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, पर अगर आप अपने आप को एहसास दिलाओ या फील करवाओ या यही सोचो कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है और कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है तो ये भी पॉसिबल है, पर उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक क्लियर माइंडसेट क्रिएट करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है चैप्टर की और जो पहला टॉपिक है आज का वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुरू कर रहे हैं तो आपने एक बहुत फेमस टर्म सुना होगा जिसका नाम है वैलेंसी, है ना। तो वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन दोनों पे रेलवे के कई एग्जाम्स में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? ठीक है, इस पे आने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ले जाना चाहूँगी अपनी एटम्स की या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पहली क्लास पे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ाया था? बोहर्स या नील बोर का बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसकी कुछ बातें थी जैसे कि नील बोर ने क्या कहा, जो आपके उससे पहले जो रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, किसके? न्यूक्लियस के। ठीक है, मान लो ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, ये आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस है। और इस तरह से रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि आपके न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ फिजिक्स की थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या कहा गया लोगों के द्वारा कि अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो वह एक टाइम बाद जाके क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस में गिर जाएगी क्योंकि उसमें से एनर्जी निकल रही है ना, ऐसा ही कुछ था। तो रदरफोर्ड वहाँ जाके अटक गए। ठीक है, फिर उनकी मदद करने के लिए कौन आए? नील बोर आए। उन्होंने क्या कहा? देखो, रदरफोर्ड सही कह रहे थे कि न्यूक्लियस बीच में एक सेंटर में एक डेंस चीज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसे क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। क्या चार्ज है? इस पे ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है ना। न्यूक्लियस नाम दिया जिसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तब तक न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हुई थी रदरफोर्ड के टाइम तक। ठीक है, और उसके आसपास क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? कुछ
कुछ आपके ऑर्बिट्स या शेल्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने अगर ये न्यूक्लियस बनाया तो उसके आसपास कुछ ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स या शेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन चीजों को क्या नाम दिया उन्होंने? शेल्स नाम दिया, जिनकी जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो है इन शेल्स की, ठीक है, इन शेल्स की जो एनर्जी है वो कैसी है? फिक्स्ड है। एनर्जी कैसी है? फिक्स्ड है इन शेल्स की, ठीक है। यानी कि इस एक शेल की, ये जो सबसे अंदर है न्यूक्लियस के एकदम पास वाला, उसकी कुछ एनर्जी होगी, फिर ये वाला जो है उसकी कुछ और पर्टिकुलर एनर्जी होगी, और जब तक एक इलेक्ट्रॉन इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, या शेल में घूम रहा है, तब तक उसकी एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी। ये किसका कहना था? बोहर के एटॉमिक मॉडल का कहना था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। फिर अब इनका हमने नाम क्या क्या दिया था? एक बार इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आप आज का टॉपिक समझ सको। इनको हमने नाम क्या क्या दिया था? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो सबसे न्यूक्लियस, ये बीच वाला है जो मैंने ब्लैक से किया, सबसे पास वाला सेल क्या होगा? K, फिर उससे दूर L, फिर ये वाला L और एक और M। इस तरह से चलते जाएंगे, है ना, इस तरह से शेल्स बनते जाएंगे और चलते जाएंगे, ठीक है। K, L और ये लास्ट वाला M, ठीक है। इस तरह से मैंने इन्हें नेम दे दिया और इनको नंबर से भी रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। जैसे N के लिए जो नंबर यूज किया 1, फिर K के लिए जो नंबर यूज किया वो क्या था? K, L, M है ये वाला, ठीक है, ये वाला M था और ये वाला N है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से लिखना ये चीज। हाँ, तो K के लिए जो नंबर दिया गया 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, ठीक है। इतनी बात समझ आई? देखो यहाँ पे भी यही चीज बताई हुई है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, ठीक है। अब इन शेल्स में या इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया था। किसने दिया था? बोर और बरी ने दिया था। क्या था फॉर्मूला? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो कुछ इस तरह से था फॉर्मूला, 2n², है ना। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर मैं बात करूं K शेल की, इस फॉर्मूले की मदद से, तो K में कितने आ रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा L, M और N, ठीक है। तो देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे? 2। L में कितने आए? कितने थे? 8। जब आप इस फॉर्मूले की मदद से निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो L में कितने आएंगे? 8। निकालने का क्या तरीका था मैं फर्स्ट क्लास में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद 18 और यहाँ पे 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ठीक है। अब वैलेंस शेल कौन सा होता है, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि वैलेंस शेल, हमने टॉपिक क्या शुरू किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल समझते हैं। देखो सपोज हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, आप अपने मन से कोई भी एक एलिमेंट अभी अपने दिमाग में सोच लो, है ना। सपोज मैं बात कर रही हूँ सोडियम की, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एग्जाम्पल के लिए मैंने बात की सोडियम की, ठीक है। अब सोडियम के सिंपल एटम में जो आपका कैसा है? न्यूट्रल एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये क्या निकाला हमने? एटॉमिक नंबर पता किया, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। अब आप फिलिंग शुरू करो, K, L, M, ठीक है, K, L, M, N, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में जाएंगे? जो न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के, अगर आप इस वाले डायग्राम में देखो, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा? ये वाला देखो, K, है ना। और K की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे मैंने जो बताई आपको, K की कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। तो देखो 11 में से 2 चले गए यहाँ पे। फिर L कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है? 8 होल्ड कर सकता है, तो यहाँ चले गए 8, ठीक है, यहाँ चले गए 8। और वहीं अगर हम बात करें 8 से ज्यादा हम L में नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 8 ही है। फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? गिनो, 2 + 8 10 हो गए। कितने बचे? 11 में से 10 तो चले गए, जहां पे उन्हें लोकेट होना था, जिन शेल्स में वो चले गए, है ना।
क्या बचा, आपके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट शेल इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है आपका m, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है ये, तो ये जो 1 है यही क्या कहलाएगा आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को आप क्या बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, समझ आई? चलो पढ़ते हैं क्या क्या बताया गया। एक बार आप ये सब चीजें देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको दिक्कत है कि आपको ये नहीं पता कि मैंने ये कैसे बताया कि के शेल में कितने आएंगे एल शेल में, तो मैं बता देती हूँ। देखो यहां लिख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ अभी हम के की बात करेंगे, ठीक है। के सबसे पहला है, पहला शेल है जो न्यूक्लियस के एकदम पास प्रेजेंट है, और इसका को हमने क्या नंबर दिया, हमने नहीं, बोहर और बरी ने क्या नंबर दिया, 1 दिया, ठीक है। तो n इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली n की वैल्यू पुट कर देनी है, 2n², ठीक है। तो 2 में 1 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ भी नहीं है ना, 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2, ठीक है। समझ आया? तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ पाए, 2। इस तरह से आप सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से पढ़ेंगे सभी, द इलेक्ट्रॉन क्या क्या बताया गया, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में। अच्छा, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरने हो तो कैसे भरोगे, चलो मैं भर के बताती हूँ, इसी वाले के, ठीक है, शेल्स में। किसके, सोडियम का किया अभी हमने, है ना, Na, एक मिनट, ये हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, सोडियम का लिया था ना। चलो मैं इसी के लिए तुम्हें इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाती हूँ कैसे की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, अच्छा हमारे पास स्लाइड है क्या, देखते हैं। हाँ चलो यहाँ मैं तुम्हें बना के बताती हूँ। मैंने जैसे तुम्हें बताया सोडियम के बारे में, है ना, तो देखो सोडियम में मैंने क्या बताया, KLM, N हमने लिखा था, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, 2, 8 और 1। अब हमें क्या करना है, एटॉमिक मॉडल देखना है। तो जाहिर सी बात है बीच में क्या होगा आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में क्या होगा आपका, एक न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस पहले हम बनाते हैं, ठीक है। बीच में हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया रेड कलर से, ठीक है। अब सिंपली इसके आसपास क्या होंगे, शेल्स प्रेजेंट होंगे। तो शेल्स बनाते हैं, कितने फिल हुए हैं, या तो आप चारों बना लो, ठीक है, या तो आप चारों बना लो, या फिर आप उतने भी शो कर सकते हो जितने फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है, इस तरह से मैंने शेल्स बनाए। चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे, सिंपली हम डॉट की मदद से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस कलर की मदद से दिखाती हूँ, चलो ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस के एकदम पास है वो क्या है आपका, के शेल, ठीक है। के शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 आ सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें उसके बाहर कौन सा है आपका, L, के बाद क्या प्रेजेंट है, L की अगर हम बात करें तो L में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इधर फिल कर लो 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और M, L के बाद क्या है आपका M, और M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1, तो एक हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, एक हमने ऐसे बना दिया। समझ आया आपको, किसके लिए फिलिंग की हमने, सोडियम के लिए फिलिंग की। तो आप भी ऐसे फिल कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आए, याद रखना ये वाला कौन सा था आपका, KLM, ठीक है, समझ आया, लास्ट वाला N। अच्छा आगे चलें।
पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्योरी पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक तरीका होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं मैंने कुछ भी फिल कर दिया। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक पूरा रूल है, रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जो शेल आपका न्यूक्लियस के बहुत पास है, ठीक है, जो शेल है आपका न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास कौन सा है, न्यूक्लियस के पास कौन सा है आपका के शेल, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है कैसी है, मिनिमम है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किस में होगा, मिनिमम एनर्जी में होगा, तो वो सबसे ज्यादा क्या फील करेगा, स्टेबिलिटी फील करेगा, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी वाला शेल है वो कौन सा आपका के शेल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, के शेल की होगी। और इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, के शेल पूरा फिल होगा, उसमें कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। उसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे एल पे। अब एल में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एल की कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉन की है और मेरा मन किया मैंने इसमें 6 भर दिए, ठीक है, और बाकी बचे हुए मैंने अगले में भर दिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, है ना, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले हमने के को कंप्लीट फिल किया, फिर एल को करेंगे, फिर एम को, फिर एन को, ठीक है। इस तरह से ही आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। मिनिमम एनर्जी वाला शेल कौन सा है आपका के, और मैक्सिमम किस में होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एन शेल में होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई सभी को। क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल of an atom are known as valence electron और valency electron because they decide the valency, क्योंकि इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या पता चलेगा, वैलेंसी पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, अभी आएंगे उस बात पे भी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी देन ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। क्या मैंने भी अभी आपको बताया कि मैक्सिमम एनर्जी या मोर एनर्जी किसकी होगी, बाकी ये जितने भी बाहर वाले शेल्स हैं, ठीक है, उनकी, तो उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एनर्जी में होंगे। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, ये अंदर वाले शेल की। तो क्या कह रहे हैं, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी सभी जो अंदर वाले हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया। अच्छा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में एटम के क्या प्रेजेंट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले शेल में, ठीक है, समझ आया। अब इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो अगर हम देखो यहाँ से अभी जो मैंने आपको टॉपिक करवाया उससे 2 चीजें क्लियर हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट शेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट शेल में। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, एल में 8 आए, फिर एम में 1 आया, ठीक है, 1 आया। तो यही क्या थी, आपकी सोडियम मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन थी, ठीक है, समझ आया। तो इन 2 स्लाइड्स के थ्रू मैंने आपको कई सारी बातें बता दी कि बोहर का मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, लीस्ट एनर्जी शेल कौन सा है, मैक्सिमम एनर्जी में रहने वाला शेल कौन सा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस की, ठीक है। देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की, ठीक है, तो और अगर हम बात करेंगे नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस के एंड में क्या होगा, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या जो आउटर मोस्ट शेल होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी होंगे, वो डिपेंड करेगा। आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड होगा आउटर मोस्ट शेल, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो उसमें जो
आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, ठीक है। उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो उसमें लास्ट या आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या लिखा है देखते हैं, ऑल द नोबल गैसेस हैव, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। उसमें क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होता है। क्या मैंने भी यही बताया? हाँ, यही बताया है ना। नहीं आया समझ? अभी देखेंगे। The atoms having 8 electron or octet of electron in their outermost shell are very stable and hence chemically unreactive। अगर आपको याद हो तो जब मैंने एटॉमिसिटी पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, तो मैंने बोला था कि जो आपके मेटल्स होते हैं और आपके जो नोबल गैसेस होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, है ना, वो जो भी नोबल गैसेस हैं वो सभी कैसे होते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, और सबकी एटॉमिसिटी क्या थी, 1 थी। अब एटॉमिसिटी 1 क्यों है? क्योंकि उनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो अपने एटॉमिक स्टेट में ही रह लेंगे। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो और जिन भी एटम्स में जो लास्ट या आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपको नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। ये क्या दी हुई है आपको, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, पहले इस मॉडल को देखोगे आप, इसमें इन्होंने 2 ही शेल कवर किया है, एक K किया हुआ है और एक L कवर किया हुआ है, ठीक है। K में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आप L को देखो तो कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, जितने की कैपेसिटी थी उतने ही प्रेजेंट है आपके L शेल में, ठीक है। या और L ही क्या है आपका, आउटर मोस्ट है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बात की हीलियम की। हीलियम का ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, Z से। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो जाहिर सी बात है K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, KLM। इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, KLM, ठीक है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 किस में फिल हो जाएंगे, पूरे K शेल में, क्योंकि K शेल की कैपेसिटी भी कितनी है, 2 को ही होल्ड करने की। वही नियॉन की अगर हम बात करें तो इसमें 10 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 10 ही हुए, है ना। तो 10 में से 2 किस में चले गए, आपके K शेल में, और 8 किस में आ गए, L शेल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन आए ना किस में, आउटर मोस्ट शेल में। वैसे ही आर्गन के कितने, 18, एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे। और यहाँ पे 2 8 8, इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी। तो M शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो वही बता रहे हैं कि ये मोस्ट स्टेबल है और बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव एलिमेंट्स या कह लो नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, तो आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बताया हुआ है, वैलेंसी। किसी एलिमेंट की वैलेंसी हम किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी निकालना बहुत आसान है। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा, किसके लिए बात की जाती है ये वाली, मेटल्स के लिए, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट शेल में, वही क्या बता देंगे आपको, उस एलिमेंट की वैलेंसी बता देंगे। बट ये किसके लिए ट्रू है, आपका मेटल्स के लिए, ठीक है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। पर वही अगर बात हो नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में कैसे निकालोगे वैलेंसी, सिंपल सी बात है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ठीक है कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, जितने भी आपके में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर किसी नॉन मेटल की बात हो रही है तो उस अकॉर्डिंग हम 8 में से ये चीज माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो
क्या लिखा है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स में? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन एटम। उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में, ठीक है। वैलेंस शेल कौन सा? वही आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। वहीं जब आपको मेटल्स की वैलेंसी निकालनी है, ध्यान दो, वहीं जब आपको मेटल्स की वैलेंसी निकालनी है तो फॉर्मूला यूज होगा, या सिंपली आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। नहीं आया समझ? जैसे मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं मैग्नीशियम का, ठीक है मैग्नीशियम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, थोड़ा डार्क कलर लेके लिखते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगी, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो जाहिर सी बात है अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12 होंगे। फिलिंग करो, फिलिंग करोगे कैसे होगा? KLMN कैसे आएंगे? 2, ठीक है, 2 ही आ सकते हैं इसमें, 8 10 हो गए, बचे कितने? 2 बचे। तो आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम एक एटम है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने? ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी कितनी हुई? जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे कितने थे? 2 थे, है ना? समझ आया? तो ये तो केस हो गया आपका मेटल्स का। वहीं नॉन मेटल्स के केस में आप कैसे पता लगाओगे? नॉन मेटल्स के केस में सिंपली जितने भी, हमने क्या बोला कि मैक्सिमम ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए, ठीक है। और पर अगर उससे कितने भी कम अगर प्रेजेंट है तो हम उससे वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे नहीं आया समझ तो देखो, हम किसकी बात करते हैं? क्लोरीन की, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, ठीक है, 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए, ठीक है। अब फिल करना शुरू करो, KLMN कैसे आएगा? 2 8 10 हो गए, 7, ठीक है। यहाँ पे कितने हुए? 7। अब कैसे निकालोगे? सिंपल, आने मैक्सिमम 8 चाहिए पर हमारे में क्या प्रेजेंट है? 7 प्रेजेंट है, तो सिंपल माइनस कर दोगे, कितना बचा? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हुई? 1 हुई, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हुई? 1 हुई, ठीक है, ठीक है, समझ आया? वहीं अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में आने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉर्मली किसी भी एटम के, पर नोबल गैसेस में तो सब में 8 ही हैं। तो सिंपल सी बात आपको एक याद रखनी है कि इनकी जो वैलेंसी होती है, नोबल गैसेस की जो वैलेंसी है वो कितनी है? वो कितनी है? नोबल गैसेस की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 0, क्योंकि अगर हम जो अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस हिसाब से भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, और 0 ही होती है, ठीक है। समझ आया? समझ आया? इतना सभी को समझ आया? यहाँ पे आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद करने होंगे, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से पूरे 20 तक दिए गए हैं, और साथ में यहाँ पे आपको सिंबल्स भी दिए गए हैं। ये एटॉमिक नंबर है, सिंपल आप ये याद करोगे सीक्वेंस में, वो अपने आप याद रहेगा। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एटॉमिक नंबर और एलिमेंट सीक्वेंस में याद करोगे, फिर जिस तरह से मैंने बताया आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर कोई वैलेंस कोई आयन है, ठीक है, आयन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो मैम आयंस की वैलेंसी कैसे बताओगे, है ना? तो देखो आयंस की वैलेंसी कैसे पता चलती है? जितना उनके ऊपर चार्ज है वही उनकी वैलेंसी है, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The valency of an ion is equal to the charge on ion, ठीक है। उस आयन पर जितना भी चार्ज है वो क्या बताता है? उस आयन की वैलेंसी बताता है, ठीक है। सबसे पहले कितने तरह के हो सकते हैं? मोनोवैलेंट कैटायन, ठीक है। मोनोवैलेंट कैटायन का क्या मतलब है? वो वाले कैटायन जिनकी वैलेंसी क्या होगी? 1, जैसे कि वो कैटायन मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मोनो मतलब 1, तो वो वाले कैटायंस या वो वाले एटम्स जिनके ऊपर जो चार्ज है वो है +1, सिंपल, तो उनकी वैलेंसी भी कितनी होगी?
1 होगी, ठीक है, +1 होगी। जैसे हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करें तो ये H+ ऐसे लिखा हुआ है, अगर +1 2 3 नहीं लिखा हुआ तो सिंपल सी बात है +1 ही है, ठीक है। लिथियम आयन Li+, सिल्वर आयन Ag+, ठीक है। वही डाइवेलेंट कैटायन क्या होंगे, जिनके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, ठीक है, तो Mg2+, कैल्शियम 2+, ठीक है, कैल्शियम आयन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, +2। यहाँ पे देखो वही ट्राइवेलेंट कैटायंस होंगे जिनके वैलेंसी क्या होगी, +3। तो देखो यहाँ पे कितनी है, एल्यूमिनियम की है +3, आयरन की है +3, ठीक है। वही मोनोवेलेंट एनायंस क्या बदल गया, ये देखो, एनायन का मतलब हुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मोनोवेलेंट मतलब अगेन 1 का चार्ज होगा। जैसे अगर H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या नाम दिया गया है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। फ्लोराइड आयन क्या होगा, F-1, Cl-1, ठीक है। इस तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ में क्लियरली दिख जाएगा, O2-, S2-, SO4 सल्फेट आयन का कैसे होगा, SO4 2- 2 इज द वैलेंसी, ठीक है। और वही ट्राइवेलेंट में जाहिर सी बात है एनायन है, ट्राइवेलेंट एनायन, तो -3 लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलो समझते हैं, ठीक है। देखो आप बचपन में अगर मैं बात करूं, बचपन की नहीं, नॉर्मली जब भी मैं या कोई भी इंसान क्या बोलता है, 1 डजन या 1 दर्जन, तो 1 दर्जन से आपके दिमाग में क्या आता है, एक नंबर, किसी भी चीज का 12, है ना। 1 डजन एग मतलब 12 अंडे, 1 डजन बनाना मतलब 12 केले, है ना। इस तरह से आपके नंबर में डजन की एक वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। तो डजन की एक वैल्यू फिक्स्ड है, वो क्या है, 12, ठीक है। तो वैसे ही जब भी हम बात करते हैं मोल की, ठीक है, मोल कंसेप्ट में हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है मोल, जिसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी एक सर्टेन वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। हाँ देखो हमारे पास एक स्लाइड गिवन है तो उस पे पढ़ते हैं। तो बात करते हैं मोल कंसेप्ट की इस वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मैंने क्या बोला, 1 डजन, ठीक है। तो जब भी कोई डजन बोलता है आपके दिमाग में आता है 12। तो अब जब भी हम बात करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन सब की या पार्टिकल्स की, तो इनके लिए भी एक क्वांटिटी दे दी गई जिसका नाम है मोल, ठीक है। क्या दिया, क्वांटिटी मोल। और 1 मोल की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये किसके मेजरमेंट के लिए है, या आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के मेजरमेंट के लिए है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोल के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं N0, ठीक है। किसका यूज करते हैं, N0। तो अगर आपको इतनी बात समझ आई, और किसी भी एटम का 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के, ठीक है। तो चलो समझते हुए चलते हैं इन सभी बातों को। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, क्या मैंने जो बताया वो भी वही लिखा है, यहाँ पे देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, अब वो कोई भी स्पीशीज हो सकती है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और पार्टिकल, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल किसी भी स्पीशीज का, मैंने बोला 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, तो वो किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, वो बराबर होगा वही आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स के बराबर।
अच्छा, वहीं अगर मैं बोल देती 1 मोल मॉलिक्यूल किसी भी चीज के, ठीक है, मान लो मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए, तो वो कितने उसमें कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और वो ये जो मोल है वो किसके बराबर है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के। तो मान लो मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, वो किसके बराबर हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 के। और मैंने ये भी बोला कि 1 मोल किसके बराबर होता है? उस पर्टिकुलर चीज के ग्राम एटॉमिक मास के। तो अगर तुम ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं है, जो आपका एटॉमिक मास होता है ना, उसकी यूनिट कितनी थी? U। आप वो हटा के G लगा दो, सिंपल। ठीक है, तो देखो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया था, याद करो कितना आता है? 1। तो किसके बराबर होगा? ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? 1 ग्राम के बराबर। ठीक है, मैंने यूनिट की जगह क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया। यही है आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। वो किसके बराबर है? 1 ग्राम हाइड्रोजन के। और इस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? इस नंबर को एक नाम देना भी जरूरी है। तो हमने क्या नाम दिया इसे? अवोगाद्रोस नंबर। क्या नाम दिया हमने इसे? अवोगाद्रोस नंबर। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसकी? n0 से। कैसे करते हैं? n0 से। जैसे 1 डजन कितने के बराबर होता है? 12 नॉस के। ठीक है, इसी तरह द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको किसी 1 मोल सब्सटेंस का मास पता करना हो तो आप कैसे निकालोगे? उसके एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या मोलर मास के बराबर होगा इन ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास को ही हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इस चीज का, पर्टिकुलर एटम का या मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ग्राम एटॉमिक मास पता करना है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपल, मैंने आपको लास्ट क्लास में एटॉमिक मास बताया था ना, वही निकाल लेना एटॉमिक मास, और क्या लगा देना साइड में? यूनिट लगा देना G, ग्राम। ठीक है, हो गया। The 1 unit hydrogen has only 1 atom of hydrogen, 1 gram of hydrogen and 1 mole atoms। ठीक है, और वो 1 मोल किसके बराबर है? ये सब इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सभी बातें इक्वल है। 1 यूनिट हाइड्रोजन, ठीक है, 1 U हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन के 1 एटम के बराबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपके पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 U। यही बोला इन्होंने भी। यही 1 U किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास है आपका, तो 1 G कर दिया। यही 1 U 1 G किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। ठीक है, और यही 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। समझ आया? समझ आया? ये बात आपको पता होनी जरूरी है। जैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे, हाँ, और वो किसके बराबर होगा? वही आपका अवोगाद्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर। 16 ग्राम क्या है आपका? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था, वही ग्राम लगा दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, ऐसा ही मॉलिक्यूल्स के लिए भी हो सकता है, जैसे वाटर के केस में लिखा हुआ है। ठीक है, हैज है, ये हैज, ठीक है, हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब वाटर के 1 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास क्या था? लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था 1 यूनिट या 1 U। उसी को आप कैसे लिख सकते हो? जब ग्राम एटॉमिक मास करना हो तो 1 नहीं है, 18 U, तो वो कितना हो जाएगा? 18 G। ठीक है, और यही किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसके लिए निकाला? ये सब हमने 1 मोल की बारे में जब हम बात कर रहे थे कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? 1 मोल ऑफ वाटर। आगे चले, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कभी निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स,
तो वो कैसे निकाल सकते हो आप किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, एक होगा गिवन मास, जो भी आपको मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपॉन में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। वहीं एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, जो भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है अपॉन में अवोगाद्रोस नंबर, इसकी मदद से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, इसकी मदद से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंसेस। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और अगर आपने मेरी प्रीवियस जितनी भी क्लासेस ली हैं उनके मदद से आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, और मुझे क्या पता करना है, मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जितने भी एटम्स हैं उनका मास जोड़ रही हूँ, ठीक है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, सबका एटॉमिक मासेस के जितने भी एटम्स हैं, ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 और 1 तीन जो भी एटम है उनका जो एटॉमिक मास है मैं उसका सम निकाल रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? मॉलिक्यूल के एटम्स का सम कर रही हूँ, एटम्स के मास का, तो क्या मिलेगा? आप पॉज करके आंसर करोगे। ए फॉर्मूला मास, बी एटॉमिक मास, सी मोल या डी मोलर मास। जाहिर सी बात है डी मॉलिक्यूलर मास, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या मिलेगा आपको? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास sum of atomic masses of all the atoms, sum of atomic mass of all atoms। जैसे वाटर का अगर निकालना है 2 into 1 है ना, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना था? 8 और 8 16 है ना, 16 आता है, तो टोटल कितना हुआ था? 18 U। क्या था आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आगे चले। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, ठीक है, NH3 में वैलेंसी बतानी है नाइट्रोजन की। सिंपल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ पहले तो आप, ठीक है, क्या होगा? 7। तो कैसे फिलिंग होगी? 2 और 5 2 और 5 KL। अब देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो याद रखना यहाँ पे क्या आसान होगा, इस एटम के लिए क्या आसान होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना किसी से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और L को कितना कंप्लीट करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। उसे अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? 5। तो सिंपल सी बात है, वो उस एटम के लिए क्या चीज आसान होगी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले, जो कि यहाँ पे हो भी रखा है। नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं 3 किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 8 - 5 वाली तरीके से भी आप पता लगा सकते हो कितनी होगी? 3। तो द करेक्ट आंसर इज 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चले, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम की बात करते हैं तो हम क्या निकाल रहे होते हैं? एटॉमिक नंबर, अवोगाद्रोस नंबर, गॉस नंबर या फिर मास नंबर। सिंपल, द करेक्ट आंसर इज मास नंबर, ठीक है। मास नंबर ही था ना वो। मास नंबर ही क्या होता है आपका? एटॉमिक मास होता है, ठीक है। मास नंबर ही क्या है आपका? एटॉमिक मास है। और ये कैसे निकलता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है। कैसे निकलेगा? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है
दोनों का सम इज एटॉमिक मास। सिंपल, क्योंकि एटॉमिक मास, एटम का जो मास है वही एटॉमिक मास है, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट, न्यूट्रॉन्स सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, किसको छोड़ के? अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये सभी रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सिर्फ हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन में कैसा होता है, सिंपल, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इसका एटॉमिक नंबर भी एक है और इसका मास नंबर भी क्या है, एक है। अब मास एक कैसे हुआ? क्योंकि मास सिर्फ किससे मिलके बना है, प्रोटॉन से मिलके बना है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। ठीक है, इस वाले केस में समझ आया? द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, ठीक है, इनमें से क्या क्या चीजें होंगी? अगर आपको पता हो, मैंने आइसोटोप्स आपको पढ़ाए थे और उसमें हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे थे। ये जो नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर और जो ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इस वाले के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, ड्यूटेरियम के बारे में, अगर आप ध्यान से समझो, एटॉमिक मास क्या है इसका, 2 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। एटॉमिक नंबर किसको बताता है, प्रोटॉन के नंबर को। आपको पता है एटॉमिक मास किससे पता चलता है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से। तो सिंपल सी बात, ड्यूटेरियम में कितने होंगे, 1 ही प्रोटॉन होगा। ड्यूटेरियम में पूछा ना इन्होंने, हाँ, तो यहाँ पे 1 ही प्रोटॉन होगा और 1 ही न्यूट्रॉन होगा, तभी तो आपका 2 आया एटॉमिक मास, है ना। तो सिंपल सी बात है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए। ठीक है। द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, सबसे बाहर वाला शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल ऑफ एवरी एलिमेंट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस में, 1 मोल सब्सटेंस में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ए नॉर्मेलिटी, बी मास नंबर, सी अवोगाड्रोस नंबर या डी एटॉमिक नंबर। याद करो, अभी पढ़ाया मोल कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं, अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से, होता कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये थोड़ा ध्यान से रखना, याद रखना 1-2 क्वेश्चंस को। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, तो 1 कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट, कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट, और ये पूछ रहे हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको पता होनी चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। देखो 6.25, ये रहा बी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर पुट इनटू ऑर्बिट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा गया है वो कौन सा वाला रूल है जिससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एक तरीके से फिल होंगे। मतलब अगर हम बात करें KLMN, पहले K में 2 कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो बचे वो आगे जाएंगे, फिर 8 इसमें कंप्लीट होने के बाद आगे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो ये पता चलता है आपके ऑफ बो प्रिंसिपल से। ठीक है, समझ आया। ये ऑफ बो प्रिंसिपल थोड़ा और डिटेल आपको ऑर्बिटल्स, ये तो हमने शेल्स पढ़े ना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है ये बताता है। पर अभी के लिए आप सिंपल ये समझो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में कैसे पुट करते हैं ये किसने बताया, या ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होता है किसने बताया, ऑफ बो ने बताया। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा आपके लेवल पे, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। न्यूक्लियॉन्स किन्हें कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स जिनसे मिलके आपका न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियस में क्या क्या था, याद करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिंपल सी बात है,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ कॉपर? कॉपर के 1 मोल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे ये पूछा जा रहा है। कितने होंगे? सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23। देखो बी वाला है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, यहाँ पे पावर है 24, यहाँ पे 23, 25, 22। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज बी। 2O रिप्रेजेंट 2 डैश ऑक्सीजन। जब ऐसे प्रेजेंट हो, मान लो O2 लिखा हुआ है, ठीक है, O2, तो इसमें कितने क्या होंगे? ऑक्सीजन के 2। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स ही तो है, 2 एटम्स ही तो है किसके? ऑक्सीजन के, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या बात की जा रही है यहाँ पे? एटम्स की, 2 एटम्स। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट? ये थोड़ा अलग है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे होगा? CuSO4 डॉट, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब भी रहता है तो उसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, 5H2O। तो यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स है पानी के? 5। तो इतनी एक आध बात आप ध्यान रख सकते हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस करवाया ताकि अगर कुछ मिस आउट हो गया तो वो भी हो जाए। एन इलेक्ट्रॉन पोजेस एन चार्ज ऑफ, ये कई बार बना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है। If the atomic number of krypton is 36, then its electronic configuration is, देखो ये क्या है? क्रिप्टन या क्रिप्टॉन एक आपका नोबल गैस है। तो इस अकॉर्डिंग ये होमवर्क में रखो, आपको बताना है कि इसकी इन गिवन ऑप्शंस में से सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन, ठीक है, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी मोल्स, तो देखो ये नंबर ऑफ मोल्स पे क्वेश्चन है। प्रेजेंट इन 25 ग्राम्स। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। और कितने गिवन मास क्या है? यहाँ पे गिवन मास स्मॉल m क्या है आपका? 25। मोलर मास आपको इस फॉर्मूले की मदद से निकालना है जैसे मैंने बताया था, और आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और जो भी आज क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं वो सब भी आपको बताने हैं, उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।